हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल। मैं हूं आपकी हिंदी की एजुकेटर डॉक्टर अलका। अगर आपने एमपीटेट वर्ग 1 2023 का पेपर देखा है तो आपने देखा होगा कि उसका जो स्तर है वो कितना ऊंचा है। और अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज एक बार आप जाइए वेबसाइट पर और वहां पर जाकर अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसको एक बार देखिए। जो 2023 में आपका एमपीटेट वर्ग 1 का पात्रता परीक्षा हुई थी वो दो शिफ्ट में हुई थी। एक शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर आया था हिंदी का वो हमने सॉल्व करवा दिया था। आज जो हम सॉल्व करवा रहे हैं वो सेकंड शिफ्ट का पेपर है। और ये पेपर का स्तर देखने से ऐसा लगता है कि ये जो आपने एमए में पढ़ा है आया तो आपका वही है, लेकिन जो इसका स्तर है वो काफ़ी ऊंचा है। यानी कि जो आपने एमए में पढ़ा है तो ये एमए प्लस आपका कहीं कहीं ये नेट स्तर का यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है उस स्तर का आपसे पूछा गया है। और आगे हम जैसे जैसे प्रश्न करेंगे आपको इस चीज की श्योरिटी होती जाएगी। तो चलिए पहला प्रश्न हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। अगर हम आर्य भाषाओं को देखें तो आर्य भाषाओं में बहुत सी देशों की भाषाएं हैं जो इन भाषाओं में शामिल है और बहुत सी भाषाएं हैं जो इन देशों में शामिल नहीं है जो कि आर्य भाषा के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो आपकी तुर्की है, तुर्की आपकी आर्य भाषा में शामिल नहीं होती। यहाँ तक कि अंग्रेजी भी शामिल होती है लेकिन तुर्की नहीं होती है। और ये प्रश्न नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है उसमें कई बार आपसे पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। डोंडिपा है, ये मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है कि डोंडिपा और डोम्भी गीतिका, ये सही है, ये भी सही है, ये गलत है। आपका प्रबंध चिंतामणि शबरपा का नहीं है, ये भी उत्तर सही है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आ जाएगा। अभी ये जो आप प्रश्न कर रहे हैं इनकी मैं एक्सप्लेनेशन भी कराऊंगी। इनके पूरा जितने भी प्रश्न हैं 200 करीब करीब आपके 2023 में 200 प्रश्न हैं आपके। मैं इन सभी प्रश्नों का विश्लेषण करवाऊंगी। जैसे कि अगर आपको ये प्रश्न दिया है और उसमें ऑप्शंस दिए हैं तो इन ऑप्शन से क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है। और जैसे गाथा दिया है तो पिछला पेपर जो हमने कहा था वहां आपसे दूहा पूछा गया था, दूहा या दोहा पूछा गया था। तो हम इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल जो आज हम वीडियो बना रहे हैं वो सिर्फ पीवाईक्यूज के लिए कि ताकि आप एक बार देख लें और स्वयं को जांच लें कि आपका स्तर अभी परीक्षा की दृष्टि से किस लेवल पर है। तो गाथा या गाहा कहने पर किस लोक प्रचलित काव्य का बोध होता है। तो इसका उत्तर आएगा आपका प्राकृत। अगला देखते हैं प्राकृत भाषा की जो पाणिनि है वो किसको माना जाता है। तो प्राकृत भाषा का पाणिनि माना जाता है हेमचंद्र को। अगला देखते हैं माटी कौन सी भाषा का शब्द है, यानी कि पुर्तगाली, प्राकृत, अपभ्रंश या अवहट। तो इसका उत्तर आएगा माटी जो है अपभ्रंश भाषा का शब्द है। निम्न में से किस नाटक को भारतेंदु जी ने प्राकृत से अनुदित किया है, अनुदित किया है। तो किस नाटक को भारतेंदु जी ने प्राकृत से अनुदित किया है। तो ये आपका उत्तर आएगा इसमें कर्पूर मंजरी। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सी बोली जो यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। तो कन्नौजी बोली जाती है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। हिंदुस्तानी भाषा किन दो मिश्रित भाषाओं का रूप है। तो हिंदुस्तानी भाषा है आपका हिंदी और उर्दू। खड़ी बोली को वर्नाक्युलर हिंदुस्तानी नाम किसने दिया। तो ये नाम दिया है ग्रियर्सन ने। राधा तय बड़ी भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक त्रिभुवन धनी तैने बस करलीन। ये ख्याली राम है। और जो ख्याली राम, इसुरी, एनसाई, ये आपको कहाँ मिलते हैं, ये आपको बुंदेली के अंतर्गत ये कवि आते हैं। तो ये जो कविता है ये बुंदेली में है। अवधी भाषा में लिखी गई कौन सी रचना है। तो हमें सबसे पता है वे विश्वविख्यात है जिसका नाम है श्री राम चरित मानस। मैथिल कोकिल कवि किस कवि को कहा जाता है। तो ये आपको कहा जाता है विद्यापति को जो आदिकाल के थे। संविधान के किस भाग का शीर्षक राजभाषा है। तो भाग 17। अगला देखते हैं वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में फेफड़ों से निकली श्वास वायु उच्चारण अवयवों में किसी प्रकार का श्रौत घर्षण उत्पन्न किए बिना बाहर निकल जाती हैं, वह भाषा क्या कहलाती है। तो वह कहलाती है स्वर स्वनिम। कौन सी विशेषता देवनागरी लिपि की नहीं है, यानी 3 जो है वो विशेषता है और एक विशेषता नहीं है। तो यह लेखन और वाचन दोनों दृष्टियों से सरल है, ये सही है। यह वैज्ञानिक पद्धति से निर्मित है, ये भी सही है। इसके प्रत्येक वर्ण का सर्वत्र उच्चारण होता है, ये सही है। यह अक्षरात्मक लिपि नहीं है, जबकि ये अक्षरात्मक लिपि है। तो उत्तर हो जाएगा आपका डी।
अगला देखते हैं, राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकृति देने के पक्ष में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है? हिंदी का राजभाषा के रूप में विकास किया जाए, ये सही है। संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष तक, ये आपको जो प्रश्न दिया गया है, ये 300 जो 51 है अनुच्छेद, वहां से ये प्रश्न दिया गया है। संविधान के प्रारंभ में 15 वर्षों तक अंग्रेजी ही राजभाषा बनी रहे, ये भी सही है। हिंदी का विकास अन्य भाषाओं के हितों की उपेक्षा ना करे, ये भी सही है। अंग्रेजी संस्कृति का पोषण करे, ये उत्तर आपका गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी संचार माध्यम की विशेषता नहीं है? सूचना का व्यापक प्रचार प्रसार, शिक्षा, ज्ञान के प्रति लाभदायक, उज्जवल भविष्य के प्रति उदासीनता, ये आपका उत्तर विशेषता नहीं है, उत्तर होगा सी। आघोष व्यंजन कौन से हैं? तो आघोष व्यंजन क्या होते हैं? जो हमारे विवर्ग होते हैं, जैसे क वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया और पा वर्ग हो गया। तो इनके जो प्रथम दो वर्ण होते हैं, जैसे क ख, च छ, ट ठ, ता था, प फ, ये क्या होता है? ये दो शुरू के व्यंजन होते हैं अघोष और बाकी होते हैं सघोष। तो इसमें पूछा है अघोष कौन से होते हैं, तो यह देखिए ऑप्शन, इसमें ट, थ और फ, ये उत्तर आपका सही आएगा। इतिहास लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति कौन सी है? तो यह है आपकी विधेयवादी, जिसका अनुसरण रामचंद्र शुक्ल करते हैं। कौन सा विकल्प सही नहीं है? ये जो रचना है इसके रचनाकार ये हैं, ये पूछा गया है। 1187, ये सही है। शिव सिंह सेंगर ने ये लिखा, ये भी सही है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नहीं लिखा, नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा है। तो उत्तर हो जाएगा आपका बी। मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ के चौथे भाग का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ये है आपका 1934। निम्न में से किस कृति को अंग्रेज सरकार ने देशभक्तिपूर्ण रचनाओं के लिए प्रतिबंधित कर दिया था? तो ये जो मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती है, इसको प्रतिबंधित किया गया था। कादरी संप्रदाय के प्रमुख प्रचारक कौन है? तो ये हैं अब्दुल कादिर जिलानी। अगला देखते हैं, रामकुमार वर्मा ने संधि काल की समय सीमा को क्या माना है? तो उन्होंने माना है 750 विक्रमी संवत से लेकर 1000 विक्रमी संवत तक। अगला देखते हैं हम कि पंक्तियां पूछी गई हैं आपसे, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, ये क्या है? ये कबीरदास की पंक्तियां हैं। सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है? प्रेम निरूपण। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित जो कवितावली है वो कौन सा काव्य है? तो वो है मुक्तक खंड काव्य। मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए करवा रही हूँ ताकि एक बार आप अपना देख लें स्तर, उसके बाद हम इन सबका प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। ब्रज का अर्थ क्या है? ब्रज का अर्थ होता है गायों के रहने का स्थान। एक अचंभा देखा रे भाई ठाड़ा से चरावे गाय, ये क्या है? ये किस प्रकार की रचना का उदाहरण? तो ये है उलटबासियां। गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कितने कांड है? 7 कांड है। और मैंने आपको शॉर्ट्स के जरिए एक शॉर्ट्स बनाया था मैंने, और उसमें मैंने इसकी ट्रिक बताई थी, आपको ट्रिक बताई थी ये याद करने की कि बालक आया और कितना सुंदर लाडला है उनका। आप इसी चैनल में शॉर्ट्स में देख सकते हैं। दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, ये जो पंक्तियां हैं, कुंडली है, कुंडलियां दी गई हैं, कुंडलियों की लाइन दी गई है, पंक्तियां, ये किस कवि द्वारा रचित है? तो ये है आपकी गिरधर कवि की। अगला देखते हैं, रीति काल प्रवृत्ति में कौन सा विकल्प निम्न में से सही नहीं है? तो शंकर प्रियता थी, लक्षण ग्रंथों की प्रधानता थी, मुक्तक रचनाएं भी थी, लेकिन डिंगल भाषा का प्रयोग नहीं था। यहाँ किस भाषा का प्रयोग आपको दिखता है? ये दिखता है आपको ब्रज भाषा का। अगला देखते हैं, दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के दरबार के आश्रय कवि कौन थे? तो ये थे आपके घनानंद। सिंदूर तिलकत भाल तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, इन दोनों कविताओं के जो रचनाकार है वो रचनाकार आपसे पूछा गया है, तो ये है नागार्जुन। अबे सुन बे गुलाब, ये पंक्तियों में निराला जी के अनुसार गुलाब किसका प्रतीक है? तो गुलाब किसका है? गुलाब है पूंजीपतियों का प्रतीक है। बीथिन में, ब्रज में, नवेलिन में, बेलिन में, ये बसंत ऋतु का वर्णन किस कवि द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है पद्माकर के द्वारा। जीवन सार किसकी आत्मकथा है? तो राजकमल की नहीं है, यशपाल की भी नहीं है, बच्चन सिंह की भी नहीं है। मुंशी प्रेमचंद की आत्मकथा इसको नहीं कह सकते, पर हाँ कुछ कुछ इनके जीवनों का जो उल्लेख है वो हमको उनके इस लेख में दिखाई देता है।
कौन सा उपन्यास आंचलिक नहीं है? तो मृगनयनी क्या है? ऐतिहासिक है, आंचलिक नहीं है। एकांकी विधा में कितने अंक होते हैं? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें एक ही अंक होता है, एक अंकी यानी एक अंक। शुक्ल जी का निबंध जो चिंतामणि है भाग 2 किस आलोचना के अंतर्गत आता है? तो ये आपका आता है सैद्धांतिक आलोचना के अंतर्गत। कौन सा गुण अच्छी कहानी का नहीं है? मतलब 3 हैं अच्छी कहानी के गुण और एक नहीं है। तो कहानी मौलिक होनी चाहिए, कहानी में मार्मिक और हृदय स्पर्शी होनी चाहिए, कहानी संक्षिप्त हो, कहानी उद्देश्य विहीन हो। नहीं, कहानी उद्देश्य विहीन नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन होगा डी। विकल्पों में से कहानी को किस नाम से नहीं जाना जाता? कथा, गल्प, प्रेरक प्रसंग, आख्यायिका। प्रेरक प्रसंग के नाम से नहीं जाना जाता। पहला समाचार पत्र कौन था? पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड, 30 मई 1824 या 26, 26 था जहां तक। अगला हम देखते हैं कि कौन सा विकल्प हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का भाग नहीं है? तो कौन सा भाग नहीं है? ये होना चाहिए आपका, ये होगा, ये होगा, ये होगा। मेरे 7 जन्म आपका उत्तर सही है, यानी कि विकल्प 2 दूसरा। अगला देखते हैं, देवेंद्र संगीत की धुन किसके द्वारा रचित साक्षात्कार है? ये पूछा गया है, तो इसका उत्तर आएगा गुलेरी जी का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मेरी तिब्बत यात्रा का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ये है आपका 1937। अतीत के चलचित्र और ये सब जो रेखा चित्र है वो किसके हैं? तो ये है महादेवी वर्मा के। कौन सा सरकारी पत्र नहीं है? तो ये होगा आपका जो आवेदन पत्र है वो सरकारी पत्र नहीं है। पानी परात को हाथ छुए नहीं, ये किसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। सूर्य डूब गया, इस वाक्य में निहित शब्द शक्ति कौन सी है? तो इसमें शब्द शक्ति होगी व्यंजना। विभानुभाव संचारी संयोगाद्रस्य निष्पत्ति, निष्पत्ति ये किसके द्वारा ली गई है? ये पंक्ति किसने कही है? ये भरत मुनि ने रस निष्पत्ति के लिए कहा है। मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में कितने प्रकार के काव्य दोष माने हैं? तो उन्होंने 3 काव्य दोष माने हैं। तद्दोषो शब्दार्थो, ये पंक्तियां काव्य दोष की किस के द्वारा दी गई हैं? तो ये मम्मट के द्वारा दी गई हैं। शब्दों में जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास, सही शब्द इस वाक्य के लिए क्या होगा? तो वो होगा आपका अंतःपुर। निम्न विकल्प में से समझ का तत्सम शब्द क्या होता? तत्सम शब्द क्या होगा समझ के लिए? तो इसका तत्सम शब्द होगा समबुद्धि। वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं वो कहलाते हैं तद्भव। देशज शब्द का उदाहरण क्या है? तो ये है खिचड़ी। सेना का पर्यायवाची नहीं पूछा गया है, तो ये होगा अरि। हरि शब्द के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? विष्णु, सिंह, मर्ग, मृग या सर्प। तो उत्तर आएगा मृग। कौन सा शुद्ध वाक्य का उदाहरण है? तो सूर्य, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। उत्तर आएगा डी। विशेषण रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तो ये आएगा आपका देशार्पण। शिखा नृत्य करती है, यह किस प्रकार का वाक्य है? यह है विधानवाचक वाक्य। संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारतीय भाषाओं की जो शब्द संपदा को हिंदी में आत्मसात किया जाना चाहिए ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके? यह था आपका अनुच्छेद 351। ये कोई अनुच्छेद है ही नहीं, मतलब राजभाषा हिंदी के संबंध में। कौन सा माध्यम जन संचार के अंतर्गत नहीं आता है? तो कैमरा नहीं आता, बाकी ये 3 आते हैं। कार्यालयीन शब्दावलियों में से कौन सी शब्दावली सही नहीं है? कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज, यानी कि सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क,
कौन सा सही नहीं है पूछा गया, तो ये सही है आपका। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ये भी सही है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, ये भी सही है। स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब्स कमीशन, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति आयोग। तो कास्ट और ट्राइब ये गलत है, क्योंकि कास्ट में आनी चाहिए आपकी जाति, अनुसूचित जाति, और ट्राइब में आना चाहिए अनुसूचित जनजाति, तो ये गलत है आपका। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर गलत होगा। अगला देखते हैं, उपन्यासों, निबंध, लघु कथा आदि के कार्यों का अनुवाद क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है गद्य अनुवाद। मुद्रण कला के अंतर्गत हैंड कंपोजिंग के विषय में कौन सा कथन गलत है? कंपोजिंग कक्ष में चौकोर लकड़ी के कई थानेदार बने होते हैं, सही है। कंपोजिंग करने वाले व्यक्ति को कंपोजियर कहा जाता है, सही है। प्रत्येक में अलग अलग अक्षर, विराम चिन्हों आदि के लिए अलग खाने होते हैं। कंपोस्ट मैटर को गैली में नहीं रखते, ये उत्तर आपका गलत है। विज्ञापन की भाषा किस प्रकार की नहीं होनी चाहिए, तो कैसी नहीं होनी चाहिए? अतिशयोक्तिपूर्ण और बनावटी। अधिकार पत्र यानी कि अथॉरिटी लेटर किसके पास होता है, तो ये किसके पास होता है? संवाददाता के पास होता है। दूरदर्शन के लक्ष्य के संदर्भ में कौन सा गलत कथन है या गलत विकल्प है, तो ये आएगा आपका कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को भंग करना। झरना जयशंकर प्रसाद की किस काव्य कृति को छायावाद का उपनिषद कहा जाता है, तो ये किसको कहा जाता है? कामायनी को, जिसमें श्रद्धा और मनु, इड़ा आदि पात्र हैं। रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड कौन सा है, तो ये है आपका बाल कांड। कौन सा है? बाल कांड। अगला देखते हैं कि बीजक नाम से कबीर की रचनाओं का संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया। उत्तरकांड के अनुसार काकभूषुंडी जी गरुड़ जी के कितने प्रश्नों का उत्तर देते हैं, तो देते हैं 7 प्रश्नों का उत्तर। राग दरबारी का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो यह है 1968। उपन्यास राग दरबारी में कथन किसने कहा कि सीआईडी ये किस चिड़िया का नाम है, ये कहा है रंगनाथ ने। गोदान उपन्यास में निम्न संवाद किस किस के बीच हुए हैं? नहीं दादा, आपकी भूसा अच्छा हो गया था, मैंने तुमसे नाहक भूसे की चर्चा की, तो तुम ना कहते, तुम मुझे और पीछे से मुझे मालूम होता तो मुझे बड़ा रंज होता। यह हुआ है भोला और होरी के बीच में। अगला देखते हैं, श्री लाल शुक्ल जी के किस उपन्यास में शिवपाल गंज की संस्कृति एवं यथार्थ जीवन का चित्रण हुआ है, तो ये आएगा आपका राग दरबारी, जिसके बारे में अभी हमें यहाँ पढ़ा था कि 1967 में इसका प्रकाशन हुआ है। कौन सी रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है, तो ये उनकी रचना नहीं है, ठीक है। ये किसकी है? ये है शेखर जोशी की। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित विदाई संभाषण साहित्य की कौन सी विधा में लिखा गया है, तो ये लिखा गया है व्यंग्य विधा में। 83 देखते हैं हम, महादेवी वर्मा द्वारा रचित मेरे बचपन का दिन में प्रोफेसर मनमोहन शर्मा किस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, तो किस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे? वो जम्मू यूनिवर्सिटी के थे। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, तो अशोक के फूल है, जूही के फूल नहीं है, जूही की कली एक रचना है जो कि निराला की है। अगला देखते हैं 85 सॉरी, दीपदान कहानी एकांकी में उदय सिंह चित्तौड़ का सूरज किसको कहते हैं, तो कहते हैं पन्ना दहाय को। मेरी तिब्बत यात्रा यह यात्रा वृत्तांत किस शैली में लिखा गया है, तो यह डायरी शैली में लिखा गया है। गलता लोहा किस साहित्यकार द्वारा रचित कहानी है, तो यह है शेखर जोशी द्वारा, ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। धर्म भारती का जो अंधा युग है उसमें से पात्र दिए गए हैं कि कौन सा पात्र इन चारों में से नहीं है, तो इसका उत्तर आएगा अंगद, क्योंकि जो पात्र थे वो कृष्ण यानी कि द्वापर युग के थे, त्रेता युग के नहीं थे। राम की शक्ति पूजा कविता में राम किसकी आराधना करते हैं, तो शक्ति की आराधना करते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी ने कैदी और कोकिला कविता किस शहर में लिखी, तो जबलपुर सेंट्रल जेल में लिखी। कविता के बहाने कविता में कविता किसका खेल है, तो कविता शब्दों का खेल है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, मैं सारी गेंदें कहाँ गिर गई, तो इसका उत्तर आएगा अंतरिक्ष में। आत्मा का ताप रचना में राजा रजा ड्राइंग अध्यापक की नौकरी कहाँ करना चाहता है, तो कहाँ करना चाहता है? वो करना चाहता है मुंबई में। कहाँ करना चाहता है? मुंबई में।
अगला आप देखते हैं कविता की एक बूंद। कविता एक बूंद में बूंद किसकी गोद से निकलकर आगे बढ़ी? तो बादलों की गोद से निकलकर आगे बढ़ी। अगला देखते हैं हम 95। 95 में हम देखेंगे कि जो साहित्यकार हैं और उनकी रचनाएं हैं और उसके साथ साथ जो आपका हिंदी व्याकरण है उससे संबंधित आपको यहाँ पर मिले जुले प्रश्न देखने मिल रहे हैं। दुष्यंत कुमार की गजल संग्रह का क्या नाम है? तो उसका नाम है साये में धूप। साये में धूप। गिरजा कुमार माथुर अपनी कविता के माध्यम से छाया छूने से क्यों मना कर देते हैं? क्योंकि इससे मन को दूना दुख होता है। कौन सी रचना हरिवंश राय की नहीं है? तो मधुशाला, मधुमालती, मधुबाला। तो मधुमालती उनकी रचना नहीं है, ऑप्शन सी। मुक्तिबोध के अनुसार भूल गलती रूपी शहंशाह का जिरह बख्तर किसका बना हुआ है? तो किसका बना है? लोहे का बना हुआ है। कवि ने ऊषा कविता में भोर के नभ की तुलना किससे की है? तो राख के लिपे चौके से की है। अंतिम प्रश्न आपका कि नागार्जुन की कविता बादल को घिरते देखा है किस कविता संग्रह से ली गई है? तो ये आपकी ली गई है युगधारा, जो उनकी प्रथम कविता संग्रह था उससे ली गई है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने यहाँ पर 100 प्रश्नों को कंप्लीट किया है और 100 प्रश्नों को हम पूर्व में कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ से आप आकलन करके अपना देख लीजिए कि हमारे कितने प्रश्न यहाँ पर सही हो रहे हैं, कितने गलत। अगर आपने 80% प्लस किया है तो अब बहुत अच्छी बात है। अगर आपका 80% से कम है तो आपको अभी तैयारी करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो प्रश्न अभी पूछे गए हैं वो प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे, पर टॉपिक्स आपके सेम वही रहेंगे। तो चलिए ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं विश्लेषण के साथ। तब तक आप देखते रहिए और बने रहिए